दोस्तों जानता हूं वीडियो में काफी अंधेरा लग रहा है, लाइट्स काफी कम लग रही हैं। क्या करूं? जहां मैं रहता हूं पिछले 10 दिनों से मौसम की ऐसी बुरी मार पड़ी है, ऐसी बुरी मार पड़ी है कि अंधेरा जाता ही नहीं है, उजाला होता ही नहीं है। करूं क्या? इसी वजह से मैं पिछले एक हफ्ते से आप सबसे नहीं मिल पा रहा हूं। हर रोज आपको राजनीति के नए नए किस्सों से रूबरू कराना चाहता हूं, हर रोज टॉपिक की तैयारी करता हूं, लेकिन सूरज है कि निकलने का नाम नहीं लेता है, अंधेरा है कि छटता ही नहीं है। इसी मजबूरी में मैंने ये फैसला किया कि आप सब व्यूअर्स हमारे अपने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो में अंधेरा है, थोड़ा सा बियर कर लीजिए, थोड़ा सा अंधेरा बियर कर लीजिए। राजनीति के अच्छे अच्छे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे और आज का किस्सा तो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लॉकबस्टर किस्सा है पॉलिटिक्स का। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बड़ा चेहरा राजनीति में नहीं है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक जीवन की घटना इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती है। मोदी की राजनीति के 20 सालों की सबसे बड़ी दुश्मनी है जो 2 दशक तक चली थी। नरेंद्र मोदी की दुश्मनी की वो कहानी है जैसी दुश्मनी इस देश की राजनीति ने कभी देखी नहीं थी। ये दोस्ती से दुश्मनी की कहानी है, ये दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है। और यकीन मानिए इस कहानी को जिसने भी राजनीति के अंदर खाने सुना है, समझा है, वो उर्दू का एक ही शेर बोलता फिरता है। नरेंद्र मोदी को जब भी देखता है कि लोग तेरी दुश्मनी से डरते हैं और हमें तेरी दोस्ती से डर लगता है। यानी नरेंद्र मोदी की दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल के बदला लेती है, कैसे मोदी अपने माया जाल में जकड़ लेते हैं और कैसे मोदी के माया जाल से निकलना असंभव हो जाता है। ये नरेंद्र मोदी की 20 साल तक चलने वाली दुश्मनी की कहानी है जो आपको हर मोड़ पे चौंकाएगी, जो आपको हर मोड़ पे एहसास कराएगी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुशलता का। तो चलिए हमारे साथ राजनीति के एक और सफर में। साल था 1988, जगह थी गुजरात का अहमदाबाद जिला। संघ के मुख्यालय नागपुर से एक नए नए लड़के को अहमदाबाद भेजा जाता है। लड़का मैकेनिकल इंजीनियर था, इंजीनियर तो था ही, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी था। नाम था संजय विनायक जोशी। संघ की नजरों में संगठन का मास्टरमाइंड, संघ की नजरों में संघ का मास्टर खिलाड़ी, संघ की नजरों में संगठन का इससे बड़ा उस्ताद उस समय कोई था नहीं। और चूंकि खाम के नारे के साथ माधवराव सोलंकी ने गुजरात को अपना गढ़ बना लिया था और कहीं ना कहीं जनसंघ के गढ़ को कमजोरी सी लग रही थी, अपने संगठन को और ताकत देने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए संघ ने अपने मुख्यालय नागपुर से संगठन के सबसे बड़े मास्टरमाइंड संजय जोशी को अहमदाबाद भेजा था बतौर प्रभारी। इसी दौरान संगठन महामंत्री के पद पे काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो भी संघ से आए थे और जो भी गुजरात की रग रग से वाकिफ थे। अब संजय जोशी और नरेंद्र मोदी पे जिम्मेदारी थी कि कैसे गुजरात में कमजोर पड़े संगठन को, सोए हुए संगठन को जगा के संजीवनी प्रदान करके संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की जुगलबंदी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी थी। मोदी और संजय जोशी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे और संगठन देखते ही देखते बढ़ने लगा था। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की काबिलियत लगातार केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की राजनीति को मजबूत कर रही थी पर्दे के पीछे से। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की इस जोड़ी ने 1993-94 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी का गुजरात संगठन नए सिरे से खड़ा करके दिखा दिया था। यह असंभव सा दिखने वाला काम था, लेकिन मोदी और जोशी की जोड़ी थी जिसने इस असंभव को संभव कर दिखाया। असंभव को संभव इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सबसे बड़ा दोष ये था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अपने नेता ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते थे, और वो भी नीचे के लेवल पे नहीं, टॉप लीडरशिप पे। यानी शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच की अदावत के किस्से, बीच की टसल के किस्से गुजरात की सियासत के बच्चे बच्चे को पता थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा दो फाड़ हुआ रहता था। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी का चेहरा था
जिसने शंकर सिंह वाघेला और केशु भाई पटेल के आपसी विवाद को सुलझा के दोनों के बीच एक पुल का काम करके टॉप लीडरशिप को साथ दिया था। और साधने के इसी कला के दीवाने हो गए थे गुजरात के लोग। 1993-94 का साल था। गुजरात में गिरनार की पहाड़ियां बड़ी मशहूर हैं, बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। टॉप लेवल से अगर फोटो शूट कराएंगे ना, दिलचस्प नज़ारा दिखेगा, लगेगा कि कहीं अफ्रीका या टेक्सास का नज़ारा है। और इन पहाड़ियों का सबसे बड़ा रसूख कह लीजिए गुजरात में, या सबसे बड़ी ताकत कह लीजिए, कि गिर के शेरों के सबसे बड़े अड्डे के तौर पे जाने जाते हैं गिरनार के पहाड़। गिरनार के पहाड़ जहां आपको साधु संत, हर संत परंपरा के मिल जाएंगे। इन पहाड़ों की गुफाओं में न जाने कितने नागा साधु तप में लीन होते हैं, न जाने कितने मंदिर हैं। 1993-94 के साल में गिरनार की इन पहाड़ियों में नरेंद्र मोदी ने अपना अड्डा बनाया था। जानते हैं क्यों? नरेंद्र मोदी ने अपना अड्डा गिरनार की पहाड़ियों में बनाया था। क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था ताकि मोदी का ब्लूप्रिंट किसी को पता न चल पाए, ताकि मोदी की चुनावी गणित किसी की समझ में ना आए। और जब 95 का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी की गिरनार की गुफाओं में बनी हुई इस कला ने गुजरात में अपना जादू बिखेर के रख दिया। गुजरात में कांग्रेस से लेके तमाम विपक्षी दलों की कमर टूट गई और 121 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सिंहासन पर बैठी थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और संजय जोशी की इस जोड़ी ने बीजेपी को विजय रथ का स्वाद चखा दिया था। लेकिन संजय जोशी को जल्दी ही एक खबर मिलने वाली थी, जिस खबर ने इन दो दोस्तों के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक अंदर खाने का आदमी था, उसने एक दिन चाय पे बैठे हुए संजय विनायक जोशी से एक बात कही जो संजय के दिल में लग गई। उसने संजय से कहा, जोशी जी, मेहनत आप भी करते हैं और मेहनत मोदी भी, लेकिन क्रेडिट मोदी को मिल जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जोशी को 1 मिनट तक बात समझ नहीं आई, फिर बोले, बताइए। उस आदमी ने कहा, आपकी पॉपुलैरिटी केवल संगठन में है और मोदी पॉपुलैरिटी स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट के मास्टरमाइंड हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि पब्लिक में बनती है। आप संगठन में पॉपुलर हैं, लेकिन मोदी जनता में लोकप्रिय हैं, और यही बात मोदी को आपसे आगे लेके जा रही है। यकीन मानिए, अगर मोदी को रोका नहीं गया तो आप राजनीति में ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे, ऐसी कम से कम मेरी बुद्धि तो कहती ही है। संजय जोशी को ये बात दिल पे लग गई। संजय जोशी तभी से नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि अगर नरेंद्र मोदी उनके रास्ते से नहीं हटेंगे तो शायद उनका राजनीति का कैरियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वास्तविकता भी यही थी कि संजय जोशी संगठन के स्तर पे तो खूब पॉपुलर थे। संगठन के नेता जानते थे कि 88 से लेकर 94 तक किस प्राण प्रण की मेहनत के साथ संजय जोशी ने संगठन को संजीवनी शक्ति प्रदान की है, लेकिन जनता के साथ संवाद सूत्र न स्थापित होने का खामियाजा संजय जोशी को अलोकप्रियता के रूप में चुकाना पड़ रहा था। क्योंकि जनता 95 की चुनाव की जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर बांध रही थी। जनता के बीच जब केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब सुपर सीएम के तौर पे नरेंद्र मोदी ही अपनी पहचान बना रहे थे। कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के मन में भी उन दिनों महत्वाकांक्षाएं उठी थी कि जनता में भी लोकप्रिय हूं, अगर सीएम ही बन जाऊं तो बुरा क्या है। लेकिन मोदी वक्त की नब्ज जानते थे। उन्हें पता था अभी वक्त वो नहीं है कि दिल्ली की लॉबी से भिड़ा जाए। अभी आराम से केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनते देखिए और राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जल्दी ही गुजरात की राजनीति में ऐसे नाटकीय मोड़ आए जिन्होंने मोदी और जोशी के रिश्ते और बीजेपी की सियासत, इन दोनों को बदल के रख दिया। असल में अगस्त के महीने में केशु भाई पटेल अमेरिका से निवेश प्राप्ति के लिए, ताकि अमेरिका की बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां गुजरात में पैसा लगाएं, इस काम के लिए अमेरिका के दौरे पे गए थे। दौरे पे जाने से पहले केशु भाई ने शंकर सिंह वाघेला से एक सवाल पूछा, जिसपे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। केशु भाई ने वाघेला से कहा, नरेंद्र मोदी से कोई समस्या है?
वाघेला कुछ देर तक चुप रहे, क्योंकि दोनों को आश्चर्य हो रहा था नरेंद्र मोदी पे सवाल पूछने को लेके, क्योंकि एक दूसरे के लिए दोनों के आंख कान हो चुके थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पर केशु भाई की ये शंका जाहिर कर रही थी कि अब अपने ही आंख कान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। लेकिन वाघेला ने मोदी पे कोई जवाब नहीं दिया। ये मत सोचिएगा कि वाघेला ने भी लगे हाथ मोदी पे जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ऐसा कहा कि केशु भाई की नींदें उड़ गईं। वाघेला ने केशु भाई से कहा, नरेंद्र मोदी से तो है ही, आपसे भी बड़ी समस्या है, जाइए अमेरिका जाइए, लौट के आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी। केशु भाई पटेल को लगा इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। केशु भाई पटेल जरा अति आत्मविश्वास में आ गए। उन्हें लगा नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं। इसको ध्यान नहीं दिया और अमेरिका चले गए। लेकिन सितंबर के ही महीने में वाघेला ने अपनी इस चेतावनी को सत्य में परिवर्तित करके दिखा दिया, जब 46 बीजेपी विधायकों का अपहरण करके, इसे विधायकों का अपहरण ही कहते हैं। आजकल तो सियासत में बड़ा आम है, कभी ज्योतिरादित्य करवा देते हैं, कभी येदियुरप्पा करा देते हैं, कभी शरद पवार करा देते हैं। लेकिन उन दिनों राजनीति में विधायकों का अपहरण बड़ा बिरला होता था और बीजेपी को तो इसकी बिल्कुल ही आदत नहीं थी। इसीलिए जब वाघेला 46 विधायकों को बस में बैठा के मध्य प्रदेश के खजुराहो में बस गए तो आडवाणी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, इस मामले से निपटें कैसे। आनन फानन में उमा भारती को भेजा गया खजुराहो, आनन फानन में खुद आडवाणी अहमदाबाद गए, जल्दी जल्दी मध्यस्थता कराई जा रही थी। और मध्यस्थता कमेटी में चूंकि आडवाणी के पसंदीदा नेताओं में से मोदी थे, इसलिए मोदी को भी शामिल किया गया था। लेकिन मोदी भांप रहे थे वाघेला के तेवर। मोदी देख रहे थे कि वाघेला अब मोदी को पहले जैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वाघेला के साथ जो एक नया चेहरा मोदी देख रहे थे, उस चेहरे को देख के मोदी की आशंका पक्केपन में तब्दील होती गई, क्योंकि वो चेहरा था संजय जोशी का। जोशी अचानक से वाघेला के करीब आ गए थे। जोशी अचानक से नरेंद्र मोदी वाली जगह पा रहे थे और देखते ही देखते वाघेला ने सत्ता का तख्त पलट के दिखा दिया। आडवाणी के सामने 3 शर्तें रखी कि बिना इन 3 शर्तों को माने वो 46 विधायकों को लेके पार्टी में वापस नहीं आएंगे, और अगर वो पार्टी में वापस नहीं आएंगे तो मतलब बीजेपी की सत्ता गुजरात से गई। और कोई भी वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं चाहता है कि किसी पार्टी की राज्य में सत्ता चली जाए। इसीलिए आडवाणी ने कहा कि ठीक है, हम आपकी 3 शर्तों को स्वीकार करते हैं। अब ये 3 शर्तें आपको बताएगी राजनीति का भविष्य और मोदी और जोशी का भविष्य। क्योंकि वाघेला ने जो 3 शर्तें रखी, उनमें पहली शर्त थी केशु भाई पटेल का इस्तीफा, दूसरी शर्त थी गुजरात के कैबिनेट में कम से कम 6 वाघेला गुट के नेताओं की मौजूदगी, और तीसरा नरेंद्र मोदी का सियासत से वनवास। जी हाँ, गुजरात की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी को गुजरात की सियासत से बेदखल कर दिया जाए। और आडवाणी ने ये बात मान भी ली। नरेंद्र मोदी समझ गए थे सियासत किसी की सगी नहीं है, सब फायदा देखते हैं। गुजरात से बाहर कर दिए गए थे मोदी, और जोशी सत्ता के सबसे निकट वाले केबिन में आके बैठ गए थे। वो केबिन जहां कभी मोदी के अलावा कोई मौजूद नहीं होता था, वो जगह अब जोशी संभाल रहे थे। देखते ही देखते सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बनने के बाद केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच एक दफा फिर से मोदी वाला काम जोशी करने लगे थे। साल 1998 आया, दोबारा चुनाव हुए, केशु भाई पटेल दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। जीत का सहरा एक दफा फिर संजय जोशी के सर बंधा था। पिछली बार केवल संगठन में बंधा था, इस बार संगठन के साथ साथ जनता ने भी बांध दिया था, क्योंकि जनता को जोशी के सिवा कोई दूसरा चेहरा दिख ही नहीं रहा था। और राजनीति का ये सारा गुणा भाग मोदी दिल्ली से बैठे बैठे देख रहे थे। नरेंद्र मोदी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कभी तो वक्त का पहिया यहां से उठ के यहां आएगा, कभी तो वक्त उनका होगा जब वो सत्ता पे होंगे। इस बीच नरेंद्र मोदी लगातार पार्टी सचिव होने के नाते अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हैं, चुनाव में पार्टी को बढ़िया बहुमत दिलाते हैं,
जिसकी वजह से दिल्ली कोठरी मोदी के एक दफा फिर करीब होती हैं। लेकिन एक दफा फिर से 1999 में लोकसभा चुनाव में गुजरात में पार्टी की जीत के बाद संजय जोशी केंद्रीय कमेटी पर दबाव बनाते हैं, जिसके बाद मोदी को सियासत में एक तरीके से आजीवन वनवास मिल जाता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका चले जाते हैं, वहां डिप्लोमा कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच मोदी की भाग्य का तख्ता एक दफा फिर वहां से घूम के यहां पलटता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए होते हैं और वो मोदी को राजनीति में दोबारा लाते हैं। बाद में 2001 में भुज के भूकंप के बाद सरकारी अव्यवस्थाओं के चलते केशुभाई पटेल का इस्तीफा होता है। हालांकि आपको एक दफा फिर से जानकारी देना चाहूंगा कि उन दिनों नए नए न्यूज चैनल्स आए थे और भुज में सरकारी अव्यवस्थाओं की तस्वीरें 24 आवर लाइव फुटेज चला चला के पूरे देश में माहौल बन गया था कि गुजरात सरकार भुज के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और कई राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि उन लाइव फुटेजेस की कॉपियां, वो तस्वीरें मीडिया चैनल्स को अंदर खाने नरेंद्र मोदी ही मुहैया कराते थे, ताकि केशु भाई की साख जाए और केशु भाई के स्थान पे उन्हें सीएम बनाया जाए। और जल्दी ही मोदी की ये चाल कामयाब होती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी केशु भाई पटेल के स्थान पे उन्हें गुजरात संभालने का हुक्म देते हैं और नरेंद्र मोदी, जिन्हें 6 साल पहले गुजरात से सत्ता से क्या राजनीति से बेदखल कर दिया गया था, वही नरेंद्र मोदी गुजरात में सत्ता के सिंहासन पे बैठ के वापसी करते हैं। गुजरात की धरती पे मोदी उतरते हैं तो बतौर नेता नहीं, बतौर मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री मोदी की कोप दृष्टि, जैसे शनि महाराज की कोप दृष्टि होती है ना, वैसे मोदी की भी कोप दृष्टि है। जिसपे पड़ जाए समझ जाइए राजनीति में उसका कैरियर ऊपर छोड़ दीजिए, समतल मैदान में भी नहीं रहेगा, रसातल में चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जिस पे अपनी नजर गड़ा देते हैं उसकी सियासत खत्म 100%। और इस बार मोदी की कोप दृष्टि के निशाने पे थे संजय विनायक जोशी। गुजरात पहुंचते ही सबसे पहला काम मोदी ने किया, संजय जोशी की गुजरात से विदाई। ऐसा नहीं कि बेआबरू करके भेजा था, ऐसा भी नहीं कि शहीद होने दिया था, बिल्कुल आराम से केंद्रीय कमेटी के पद के महत्व को समझाते हुए, केंद्रीय कमेटी में संजय जोशी के स्थान की महत्व बताते हुए जोशी को गुजरात से हटा के दिल्ली भेज दिया था। लेकिन समझने वाले समझ गए, भांपने वाले भांप गए, ये मोदी का बदला है जो उन्होंने संजय जोशी से लिया है। लेकिन बदला यहाँ खत्म नहीं होता है, चिंता मत करिए, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है मोदी और जोशी की कहानी में। मोदी जिसे जकड़ते हैं उसे यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। साल आया 2005। इस बीच संजय जोशी केंद्रीय कमेटी में एक दफा फिर अपनी पहचान बनाने लगे थे, क्योंकि कई राज्यों में उन्हें चुनाव प्रभारी के तौर पर भेजा गया और उन राज्यों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसीलिए संजय जोशी सबसे कम उम्र के केंद्रीय संगठन मंत्री के तौर पे भी जाने जाने लगे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी थे कि इतनी आसानी से जोशी को छोड़ने वाले नहीं थे। साल था 2005, भारतीय जनता पार्टी का बंबई अधिवेशन। यह अधिवेशन बेहद खास था क्योंकि इस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की वो मशहूर लाइनें इसी अधिवेशन की हैं कि अब प्रमोद महाजन लक्ष्मण और लाल कृष्ण आडवाणी राम, और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी पार्टी को आगे लेके जाएगी और मैं यहाँ से विश्राम लेता हूँ। लेकिन इसी अधिवेशन में एक और बात थी जो बीजेपी को गौरवान्वित नहीं, शर्मसार कर रही थी। कई पत्रकार बताते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पीछे बैठे हुए लोगों में अचानक से एक सीडी बटनी शुरू हो गई। बिल्कुल अचानक, किसी को कोई खोज खबर नहीं थी ये सीडी किसकी है, कौन बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, लेकिन सीडी बनी। और सीडी बटने के बाद जब लोगों ने इसे अपने टीवी सेट्स पे चालू किया तो इस सीडी में एक नेता की एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें और वीडियो फुटेज थी। देखने में यह आदमी हूबहू संजय जोशी दिख रहा था। संजय जोशी के करियर पे यह सबसे बड़ा दाग था जो उनके दामन पे लग चुका था। संजय जोशी के सीडी कांड ने देखते ही देखते पूरे देश में हवा बना दी थी। संजय जोशी की सेक्स सीडी पॉलिटिक्स का सबसे हॉट
टॉपिक बन चुकी थी। और बीजेपी जैसा संगठन, संघ जैसा संगठन किसी ऐसे नेता को अपने दामन में बिल्कुल नहीं संभाल के रखेगा जिसपे सेक्स सीडी के जैसे आरोप हों, जिसमें किसी लड़की के साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखी गई तस्वीरें हों। इसीलिए जल्द ही हुआ वही जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। अब ये नरेंद्र मोदी ने करवाया ये नहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन हुआ वही जो मोदी चाहते थे। जल्दी ही संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी से, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से छुट्टी कर दी गई। जोशी पार्टी से बाहर कर दिए गए। जोशी की राजनीति पे पूर्ण विराम लग गया। संजय जोशी की राजनीति में कहानी एक सेक्स सीडी ने खत्म कर दी। बाद में जानते हैं क्या खबर आई थी? संजय जोशी की वो सेक्स सीडी गुजरात पुलिस के डीआईजी डीजी वंजारा ने बंटवाई थी। ये पुख्ता नहीं है, पुष्टि नहीं है, लेकिन कई सूत्र ऐसा बताते हैं कि इसके पीछे हाथ गुजरात पुलिस के डीआईजी डीजी वंजारा का है। और डीजी वंजारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी पुलिस अधिकारियों में से एक हैं। अब कहानी समझ में आ रही होगी कुछ कुछ। नरेंद्र मोदी के करीबी पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा की उपस्थिति संजय जोशी की सेक्स सीडी केस में, और उसी सेक्स सीडी की वजह से जोशी का सियासी कैरियर बिल्कुल खत्म, बिल्कुल तबाह। तो एक कहानी का सिरा तो जुड़ता है, पुष्टि कुछ भी नहीं है। लेकिन संजय जोशी की सियासत का कैरियर 2005 में पूर्ण विराम तक पहुंच चुका था, पहुंचा नहीं था। ये मत समझिएगा कि जोशी और मोदी की अदावत का किस्सा यहीं खत्म। अरे नहीं जनाब, जोशी भी कम पॉलिटिकल घाघ थोड़ी थे, संघ से बनती थी। और जिसके सर पे संघ का हाथ, उसे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक दूर कर नहीं पाती है। जैसे ही मोहन भागवत सरसंघ चालक बनते हैं, पार्टी पे संघ की नकेल कस जाती है। पार्टी में वही होता है जो नागपुर के केशव भवन से तय किया जाता है। और नागपुर के केशव भवन से नितिन गडकरी, जो नागपुर की कोठरी से पार्टी के अध्यक्ष बना के भेजे गए थे, उन्हें साफ संदेश मिलता है जोशी की पार्टी में वापसी कराई जाए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू जैसे कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन भागवत का सख्त संदेश था जोशी की वापसी तय है, जिसे इस्तीफा देना हो दे दे। नितिन गडकरी ने जोशी की पार्टी में वापसी कराई और आते ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रभारी पद की जिम्मेदारी दे दी। ये बात बताती है जोशी का संघ में कद। जो आदमी 6 साल से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर था, उस आदमी की अचानक से सियासत में एंट्री होती है, अचानक से पार्टी में एंट्री होती है और देश के सबसे बड़े सूबे के चुनाव की कमान सौंप दी जाती है। यह संजय जोशी की महत्ता को रेखांकित कर रहा था। लेकिन दूर गुजरात में बैठा एक खिलाड़ी संजय जोशी की इस अदावत को अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा था। मोदी भांप रहे थे कि जोशी की महत्वाकांक्षा कहां तक जाएगी। मोदी जान रहे थे कि सेक्स सीडी वाले केस को लेके या गुजरात से बाहर भेजे जाने के फैसले को लेके मोदी के लिए जोशी के मन में अदावत तो है, और अगर जोशी राजनीति में रेलेवेंस रहे, जोशी का रेलेवेंस रहा, तो गुजरात में जो मोदी विरोधी गुट है उसे लगातार हवा मिलती रहेगी और इससे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने ठान लिया कि अब संजय जोशी का सियासी कैरियर अंतिम क्रियाक्रम के साथ खत्म कर ही देते हैं। कैसे किया? ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है। अपनी इमेजिनिंग, अपनी इमेज के दम पे किया। नरेंद्र मोदी उन दिनों पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। जहां भी पार्टी चुनाव में उतरती थी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मोदी का नाम टॉप में होता था। सबसे महत्वपूर्ण जगहों पे मोदी की रैलियां कराई जाती थी। मोदी की रैलियों में तभी नारा लगने लगा था, चाहे किसी भी राज्य में रैली हो, किसी भी शहर में रैली हो, नारा लगता था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। और मोदी ने अपनी इसी पॉपुलैरिटी को बनाया संजय जोशी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उनका कार्यक्रम समझाते हैं कि आपको इस दिन यहाँ पे रैलियों को संबोधित करना है। नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है, सरकारी कामकाज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं रैलियों में नहीं आ पाऊंगा।
और राजनीति में समय के ना होने का बहाना बहुत कुछ कह देता है। गडकरी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, समझ गए मोदी आना नहीं चाह रहे हैं। 2 घंटे बाद फिर मोदी को फोन किया, मोदी से कहा आप आना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आइए, पार्टी को आपकी जरूरत है, आप नहीं आएंगे तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। और नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद फोन कर रहे थे। अध्यक्ष प्रार्थना नहीं करता है, अध्यक्ष आदेश देता है। तो नितिन गडकरी एक तरीके से फोन पे आदेश दे रहे थे, लेकिन सामने से जवाब जानते हैं क्या आया? नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा, संजय जोशी को बाहर करो, मैं चुनाव में आ जाऊंगा। गडकरी सख्ते में आ गए, जोशी को बाहर करें। भागवत की तरफ से स्पष्ट ना थी, भागवत जोशी को बाहर करने के मूड में नहीं थे, इसीलिए गडकरी ने भी जोशी को बाहर करने का प्रस्ताव मोदी के सामने नहीं रखा। गडकरी की एक तरह से ये मूक ना थी और नरेंद्र मोदी अपने पे अडिग थे कि अगर जोशी चुनाव प्रभारी रहेंगे तो उस चुनाव में मोदी की एंट्री होगी नहीं। नतीजा साफ था, नरेंद्र मोदी की गुजरात चुनाव से, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एंट्री ना होने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे बुरी तरह से हारी और हार का ठीकरा संगठन के भीतरी स्तर पे संजय जोशी के सर पे मढ़ा जाने लगा। इसलिए चूंकि कार्यकर्ता कह रहे थे जोशी जी को जानता ही कौन है, जोशी जी को जनता तो जानती नहीं है, जनता मोदी जी को जानती है। इनके चक्कर में मोदी जी को भुला दिया, लो भैया चुनाव हार गए। अब भी कह रहे हैं जोशी को छोड़ो, मोदी को लाओ, ये कार्यकर्ता कह रहा था। संघ चाहे ना चाहे लेकिन कार्यकर्ता की बात माननी तो पड़ती है और ये बात आगे आने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और साफ हो गई। दरअसल नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, मोदी मेहनत भी करते हैं और एक छत्र राज चलाना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात ना मान के नरेंद्र मोदी ने अपने कद का एहसास केशव भवन को भी करा दिया था। कहीं ना कहीं नागपुर में भी संदेश साफ था कि ये वो नेता नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे कुछ भी करेगा। इसके बाद बंबई में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और नरेंद्र मोदी इस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा अगर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहिष्कार करेगा तो ये पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है। मीडिया में चर्चे उड़ने लगे कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहिष्कार किया, पार्टी के भीतर विवाद है। नितिन गडकरी से संभाले नहीं संभल रही थी बात कि क्या कहें और क्या समझें। नरेंद्र मोदी के बहिष्कार की बात स्वीकारें कैसे और ना स्वीकारें तो मोदी को मनाएं कैसे, चूंकि मोदी साफ कर चुके थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय जोशी की मौजूदगी होगी तो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नहीं होगी। बिल्कुल बाइनरी सेट कर दी थी पॉलिटिक्स में, या संजय जोशी और या नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तब तक राजनीति में बहुत ऊपर उठ चुका था, संजय जोशी उसके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। संघ ने बहुत कोशिशें की, पार्टी में संजय जोशी के समर्थकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी की लॉबी बड़ी मजबूत हो चुकी थी। इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 घंटे पहले, सिर्फ 2 घंटे पहले संजय जोशी से इस्तीफा ले लिया गया। संजय जोशी को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया पार्टी के सभी पदों से। नरेंद्र मोदी की बात मानी गई और संजय जोशी के चेहरे पे उस पीड़ा के भाव को अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ज्यादा भली प्रकार समझेंगे, जब जोशी कह रहे थे कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं कि पार्टी में कोई विवाद ना हो। ये पहली बार है जब कोई पार्टी का नेता अपने इस्तीफे की वजह ये बता रहा था। जोशी के चेहरे पे पीड़ा थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस जंग में जीत हासिल करके संजय जोशी के लिए सियासत की सभी संभावनाओं के कपाट बंद कर दिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बंबई के बाद संजय जोशी की राजनीति में सुध लेने वाला कोई नहीं था। जोशी का राजनीतिक भविष्य अंधकार की गोद में समा गया और नरेंद्र मोदी की ताकत का एहसास केशव भवन को भी हुआ और पार्टी में मोदी विरोधी गुट को भी। संजय जोशी तप के डूबे तो कभी उबरे ही नहीं। हाँ, रहे सहे पोस्टरबाजी हो जाती है। अभी 3 देशों की यात्रा से जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो खूब पोस्टर छपे थे दिल्ली में संजय जोशी के समर्थन में। जोशी के समर्थक ऐसा करते रहते हैं, लेकिन जोशी की पोस्टरबाजी के खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक्शन
आपको एहसास कराएगा कि अदावत अभी गई नहीं है। दिल के भीतर नफरत है तो कहीं ना कहीं, दुश्मनी है तो कहीं ना कहीं। एक दफा हुआ क्या, अभी 3-4 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार थी और मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने संजय जोशी को उनके जन्मदिन के मौके पे सोशल मीडिया पे बधाई दे दी। संजय जोशी को उनके जन्मदिन के अवसर पे सोशल मीडिया पे बधाई दे दी। श्रीपद नाइक नाम था एक मंत्री जी का, सर्बानंद सोनोवाल जी थे असम वाले मुख्यमंत्री जी। इन तीनों नेताओं से इस्तीफे की धमकी भी ले ली गई और कईयों पर तो कार्रवाई भी की गई। अब संपर्क सूत्र हैं, कुछ कहते हैं कि संजय जोशी की जन्मदिन पे बधाई को लेके मोदी के मन में गुस्सा था, और बाकी बताने को तो कारण हजार है। सियासत है, सब समझते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए।